हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस बाय हिमांशु सिंह में। और जैसा कि आपको पता है हमारा समाज टॉपिक चल रहा और इसका लेक्चर 3 है। अगर इसके पहले के लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, चाहे आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है समास है। इसके हम चल रहे थे 5वें टाइप में, जो है संबंध तत्पुरुष। और इसके पहले अव्ययी भाव समास को हम पढ़ा चुके हैं, इस तत्पुरुष चल रहा था। तो तत्पुरुष के परिभाषा की बात करते हैं। तो परिभाषा हमारी यह है कि इस समास का विग्रह करते समय, इस समास का विग्रह करते समय संबंध कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मतलब हमारी परिभाषा से ये बात निकल के आ रही है कि जब भी हम इसका समास का विग्रह करेंगे तो हमेशा इसके बीच में हमेशा संबंध कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। अब संबंध कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं तो हम यहां पे हम देखते हैं। जैसे संबंध हमारा दर्शाता है का, की या के। जैसे होता है राम का भाई श्याम या सीता की बहन, जो भी लिख सकते हैं आप, सीता की बहन गीता या राम के पिता। तो इसका मतलब संबंध यहाँ पे हो रहा है कि का की के से संबंध हमारा दर्शित हो रहा है। तो हम बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे ये है कि अन्नदाता। अन्नदाता का अगर हम विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह निकलता है अन्न का दाता। अब यहाँ पे जो हमारा चिन्ह है ये संबंध का है, मतलब यहाँ पे हमेशा संबंध दिख रहा है किसमें, अन्न का और देने वाले का। मतलब जो हमें अन्न को देता है उसे हम अन्नदाता कहते हैं। तो इसके बीच में अगर विग्रह चिन्ह लगाते हैं हम संबंध कारक का, तो इसका मतलब यहाँ पे हम का लगाएंगे, तो अन्न का दाता मतलब अन्न को देने वाला। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल यह है कि देश सेवा। अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो हमारा निकलता है देश की सेवा। ये हमारा विग्रह चिन्ह है जो कि संबंध तत्पुरुष का है, संबंध कारक चिन्ह है और संबंध तत्पुरुष के भेद में आता है। तो इसमें की लग गया है, तो देश की सेवा। इसका तो हमारा था राजपुत्र। तो इसका संधि अगर हम विग्रह करेंगे तो ये होगा हमारा राजा का पुत्र। जो हमारे पास अगला एग्जाम्पल है 1 2 3 4। तो चौथा एग्जाम्पल हमारे पास है राष्ट्राध्यक्ष। तो इसका हो जाएगा राष्ट्र का अध्यक्ष। ये हो गया राष्ट्राध्यक्ष। इसके बाद है हमारा 5वां पवन चक्की। पवन की चक्की। इसके बाद हमारा 6वां जो है वो है हमारा जीर्णोद्धार। तो जीर्ण का उद्धार। ये हो गया हमारा 6वां एग्जाम्पल जीर्णोद्धार। जीर्ण का उद्धार मतलब क्या होता है, यहां पे होगा जीर्ण का उद्धार। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई चीज पुराना हो गया, टूट फूट गया है, तो उसका क्या होगा, उद्धार कर दिया गया। मतलब उसको फिर से डेकोरेट करके उसको नया कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, जीर्णोद्धार हो गया। तो यहाँ पे क्या हमारा हर जगह देख रहे हैं आपको संबंध तत्पुरुष का चिन्ह आ रहा, का की या फिर का हो गया। तो इस टाइप से हो गया हमारा संबंध तत्पुरुष। अब इसके बाद जो हमारा अगला रहेगा वो रहेगा हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास का भेद अधिकरण। इस पर हम अधिकरण की बात करते हैं। अधिकरण तत्पुरुष की परिभाषा की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा यह है कि इस समास का विग्रह करते समय अधिकरण कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, जब भी हम इस समास का विग्रह करेंगे तो हमेशा हम अधिकरण कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अधिकरण कारक चिन्ह हमारे कौन कौन से होते हैं तो इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया गया है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। फिलहाल हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। अधिकरण कारक चिन्ह में हमारा आता है में और आता है पर, ये दोनों हमारे आते हैं अधिकरण में।
अधिकरण मतलब ये होता है कि किसी के ऊपर निर्भर होता है। ये मतलब जो हमारा कारक चिन्ह होता है ये हमेशा किसी न किसी के ऊपर निर्भर रहता है। तो हम इसके एग्जाम्पल की हम पहली बात करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि रथारूढ़। अब इसका हम अगर विग्रह करते हैं तो इसका ये निकलता है रथ पर आरूढ़। अगर हम आरूढ़ शब्द के अर्थ की बात करते हैं तो आरूढ़ मतलब होता है चढ़ना। चढ़ना मतलब यहां पे अर्थ निकल के आ रहा है कि रथ पर चढ़ना, तो ये हो गया रथा पर रथारूढ़। अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, आप बीती। आप मतलब होता है खुद को, मतलब यहाँ पे निजवाचक की बात किया गया है, यहाँ पे निजवाचक है। तो आप बीती मतलब अपने पर बीती, अपने पर बीती। जैसे किसी के ऊपर कोई बात हो जाती है, घटित हो जाती है कोई घटना, तो वो कहता है मैं अपनी आप बीती सुना रहा हूं। तो इस टाइप से हो जाता है। आप बीती मतलब क्या होता है, हमेशा निजवाचक के लिए प्रयोग होता है। यहाँ पे आप वाला नहीं है कि मतलब हम इसको किसी को सम्मान दे रहे हैं तो वाला आप नहीं है, यहाँ पे क्या है आप बीती। तो तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि कवि पुंगव। कवि पुंगव मतलब होता है कवि, कवियों में पुंगव, पुंगव। अगर हम पुंगव शब्द की अर्थ की बात करें, पुंगव आप लोग को नहीं पता होगा, तो पुंगव मतलब होता है क्या, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। अगर हम कवि पुंगव की बात करें, कवियों में पुंगव मतलब कवियों में श्रेष्ठ। तो कवि पुंगव हम एक कवि को कहते हैं, उनका नाम है कालिदास। तो जो हमारे कालिदास हैं कवि पुंगव हैं, मतलब ये हमेशा कवियों में श्रेष्ठ है, तो इनको कवि पुंगव भी कहा जाता है। तो चौथा हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, कर्तव्य परायण। कर्तव्य में परायण। अब परायण शब्द का अर्थ क्या होगा, परायण शब्द का अर्थ होता है कर्तव्य में परायण, निपुण। यहां पे परायण शब्द के अर्थ की बात करें तो परायण मतलब होता है निपुण, मतलब क्या है वो अपने कर्तव्य में निपुण है, तो क्या होगा कर्तव्य परायण। पांचवा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, कला प्रवीण, मतलब कला में प्रवीण। अब प्रवीण शब्द के अर्थ की बात करें तो प्रवीण मतलब होता है चतुर, मतलब वो कला में बहुत चतुर है, तो उसको हम बोल देते हैं कला प्रवीण। इसका जो हमारा अगला एग्जाम्पल है छठवां, यह है हरफन मौला, मतलब हर फन में मौला। अब यहां पे बात करें हर मतलब होता है प्रत्येक, यहां पे हम लिख देते हैं इसके बाद आगे। हर मतलब होता है प्रत्येक, फन मतलब होता है क्षण, और मौला मतलब होता है मस्त। मतलब इसका अर्थ निकल के आ रहा है कि प्रत्येक क्षण में मस्त, तो उसको हम बोलते हैं हर फन मौला, हर फन में मौला, या फिर प्रत्येक क्षण में मस्त। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा अगला समास का भेद है वो हमारा है द्वंद्व समास, तो उसकी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द्वंद्व समास। समास का जो हमारा दूसरा टाइप होता है वो होता है हमारा द्वंद्व समास। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हमारी ये है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व आप लोग एकदम शब्द रट लीजिए, यहां पे द्वंद्व लिखा है, द्वा पे वाह है और ना है फिर दा पे वाह है, क्योंकि ये वर्तनी शुद्धि में बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपका। कहीं पे दे देगा ऐसे द्वंद्व ऐसे दे देगा, और ये सही रहेगा यहाँ पे द्वंद्व हमेशा सही रहेगा, द्वंद्व हमेशा गलत रहेगा। ये हमेशा गलत रहता है और ये हमेशा सही रहता है आपका। तो ये होता है हमारा द्वंद्व, दोनों में वाह लगा हुआ है, इस दा में भी वाह लगा है, इस दा में भी वाह लगा है, तो ये हमारा द्वंद्व हो गया। तो परिभाषा हमारी ये हो गई कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसमें एक पद और दोनों पद प्रधान होते हैं। जो पहला हमारा पूर्व पद होता है और उत्तर पद, ये भी प्रधान होता है, ये भी प्रधान होता है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं कैसे, यहाँ पे हो गया माता, यहाँ पे हो गया पिता।
तो क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो गया, दोनों प्रधान हो गए, माता भी प्रधान हो गई, पिता भी प्रधान हो गए, तो क्या हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। ऐसा नहीं कि माता माता, ऐसा अगर दोनों हो जाएगा तो वहां पे उस समास को हम बताएं बेभाव समास हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों अलग अलग लिंग के होंगे, मतलब एक माता है दूसरा पिता है, तो इस टाइप से होता है। तो यहाँ पे विपरीतार्थक शब्द होता है, तो द्वंद्व समास होता है। तो हम इस समास की भेद की बात करते हैं। तो इस समास के 3 भेद होते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तब भी एक बार जान लीजिए आप लोग कि इस समास के 3 भेद होते हैं। इस समास के 3 भेद होते हैं। अगर हम पहले भेद की बात करें, इसके पहला हमारा क्या है, इतरेत्तर द्वंद्व, इतरेत्तर द्वंद्व। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारा है समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। और तीसरा हमारे पास क्या है, वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमारा इतरेत्तर द्वंद्व लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होता है, अगर हम इसके संधि विच्छेद की बात करते हैं इतरेत्तर द्वंद्व की, तो इसका संधि विच्छेद करने के बाद हमारा प्राप्त होता है इतर धन इतर, तभी तो होगा इतरेत्तर, इतर धन इतर। तो क्या होगा, अलग अलग, मतलब क्या होता है इसमें अलग अलग होता है। तो इसमें इतरेत्तर द्वंद्व के एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो पहला हमारा एग्जाम्पल आता है माता और दूसरा आता है पिता, मतलब इसी के साथ में पिता। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों अलग अलग हैं, इतर इतर है, मतलब एक इस तरफ है एक इस तरफ, मतलब दोनों के लिंग अलग अलग हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे माता और पिता, ये हो गया हमारा इतरेत्तर द्वंद्व। दूसरा हमारा क्या है, समाहार द्वंद्व। इसमें क्या होता है, एक पद जो है हमारा जो होता है एकदम सार्थक शब्द होता है और दूसरा हमारा निरर्थक शब्द होता है। तो उसको हम लिख लेते हैं, कैसे होता है, एक हमारा सार्थक शब्द होता है और दूसरा हमारा निरर्थक शब्द होता है। दोनों कैसे कैसे होते हैं हम देखते हैं। पहला, अगर हम इस सार्थक और निरर्थक की बात करें तो पहला हमारा सार्थक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं। पहला हमारा हो गया क्या, खाना, ये हो गया हमारा सार्थक शब्द। लेकिन अगर निरर्थक शब्द की बात करें तो यहाँ पे हो गया वाना, यहाँ पे क्या हो गया, खाना वाना। तो एक शब्द हमारा हो गया सार्थक, दूसरा हो गया हमारा निरर्थक। तो ये हमारा आ गया समाहार द्वंद्व में। लेकिन अगर हम वैकल्पिक द्वंद्व की बात करें तो इसमें क्या होता है, विकल्प रहता है, हमेशा विकल्प रहता है। विकल्प कैसे रहता है, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, विकल्प कैसे रहता है। तो विकल्प हमारा इस टाइप से रहता है कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है लाभ हानि, लाभ हानि, दोनों चीजें एक साथ तो होगी नहीं, या तो किसी को कोई लाभ होगा या तो कोई हानि होगी। ऐसा तो है नहीं दोनों चीजें, हाँ भाई उसको लाभ और हानि दोनों हो गया। अगर कोई मार्केट में सामान लेके जा रहा है, उसको बेच रहा है, तो उसको लाभ होगा या तो हानि होगी। तो इसमें क्या रहता है, हमेशा विकल्प रहेगा, लाभ या हानि। दूसरा हमारे पास क्या है एग्जाम्पल, सत्य असत्य, सत्य असत्य, या तो कोई बात एकदम सत्य होगी या तो कोई बात एकदम असत्य होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, सत्य और असत्य दोनों बात अलग अलग होगी। अब हम इसके बाद देखते हैं, इसके कुछ नोट्स पॉइंट है। नोट्स पॉइंट को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको हम एक एक करके नोट्स देखते हैं। हमारा जो पहला नोट पॉइंट है वो हमारा ये है कि इस समास के विग्रह में समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, जब भी इसका विग्रह करते हैं तो इसमें समुच्चय बोधक अव्यय होता है। समुच्चय बोधक मतलब क्या होता है, जैसे ये बीच में हम लगाते हैं तो ये क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय होता है। इस टाइप से इसका अर्थ कुछ कुछ निकलता है। जैसे कि अर्थ क्या क्या निकलता है, समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं इसकी हम बात करते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय इसमें क्या है कि तथा हो गया, और हो गया, वा हो गया, एवं हो गया, या हो गया, अथवा हो गया, किंतु हो गया, इस तरह से बहुत सारे आप लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखे माता या पिता, तो यहाँ पे क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय लग गया, ये या वाला, माता या पिता। जैसे और भी कुछ कह सकते हैं, जैसे राम और श्याम, राम श्याम लिख दिया, राम और श्याम, इस टाइप से हो गया, यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय लग गया। राम तथा सीता, तो क्या हो गया, यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय लग गया। तो इस टाइप से क्या होता है, इसमें समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग होता है, जो यहाँ पे बीच में लगता है, इसको हम बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग होता है इसमें। अब दूसरे पे हम बात करते हैं। दूसरा हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको एकदम रट लीजिए आप लोग, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे गलत भी करके आते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, 1 से लेकर 9 तक की संख्या को यदि शब्दों में लिखा जाए तो उसमें कोई समास नहीं होता है। मतलब इसमें क्या लिखा है, 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हम ऐसे लिखते हैं उसको क्रमवार, तो उसमें क्या होता है, उसमें कोई समास नहीं होता था। तथा जिस संख्या के इकाई का अंक 0 हो, मतलब इसमें क्या होता था, जिस संख्या की इकाई का अंक मतलब ये होता है और दहाई का अंक मतलब ये होता है। इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हजार हो गया, इस टाइप से बढ़ता चला जाता है दाएं से बाएं की तरफ। तो इसमें क्या हो गया हमारा कि 0 तथा 9 हो, उन्हें शब्दों में लिखा जाए तो वहां पे भी कोई समास नहीं होता है। मतलब अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 40, तो इसका क्या होगा, इकाई का अंक 0 हो गया। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया हमारे 39,
तो इसमें क्या होगा, इसमें भी न हो गया, तो इसमें कोई भी समास नहीं होता, तो वहां पे भी कोई समास नहीं होता। बाकी जितने भी होते हैं सब में द्वंद्व समास होता है। जितनी भी आप संख्या जानते हैं 1 से लेकर 100 तक में, जितने मतलब 1 से लेकर 100 तक में जितनी भी संख्या आप जानते हैं सबके बीच में आपका द्वंद्व समास होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो इसको एकदम इंपॉर्टेंट टाइप से आप नोट कर लीजिए, चाहे इसको आप याद कर लीजिए। 1 से लेकर 9 तक की संख्या में कोई भी समास नहीं होता अगर उसको शब्दों में लिखा जाए, और जिसके इकाई का अंक 0 से 9 हो वहां पे भी कोई समास नहीं होता। लेकिन बाकी सारे जितने होते हैं उसमें क्या होता है, हमारा द्वंद्व समास होता है। अभी हम एक शब्द की बात करते हैं, आप लोग में छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, तो उसको भी हम बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से, अगर हम किस दृष्टि से देखें तो कौन सा समास होता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा तीसरा नोट पॉइंट है, इसमें क्या है हमारा, इस समास में सभी पद प्रधान होते हैं। इस समास में 2 से अधिक पद भी हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 पद तो होते ही हैं, आपको सबको पता है कि 1 पद हो गया, 2 पद हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर 2 पद से ज्यादा भी रहता है तो इसमें क्या होता है, तब भी इसमें क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। अब 2 पद से ज्यादा कैसे हो सकते हैं, एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा ये है कि कंद कंद मूल फल, यहां पे हो गया हमारा कंद मूल फल। ये हमारे पास क्या आ गया, 3 पद आ गए, 3 पद आ गए, तो इसमें कौन सा समास लेंगे, तो इसमें हमेशा ही द्वंद्व समास रहेगा, कंद मूल फल। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया इसका, जो हमारा इस समास में सभी पद प्रधान होते हैं। इस समास में 2 या 2 से अधिक पद भी हो सकते हैं, जिसमें क्या होता है, कंद मूल फल एग्जाम्पल हो गया, और ये हो गया हमारा द्वंद्व समास। इसके बाद जो हम बात करेंगे एग्जाम्पल की बात करेंगे, जो हमारे द्वंद्व समास के एग्जाम्पल है उनकी हम बात करेंगे। द्वंद्व समास के एग्जाम्पल की हम बात करें तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि माता पिता, अगर हम इसके बीच में समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों का प्रयोग करें तो इसमें कैसे होगा, तो यहां पे हमारा पहला एग्जांपल जो है माता पिता, इसके बीच में समुच्चय बोधक अव्यय कैसे होगा, माता और पिता। अब यहां पे हमारा क्या होगा, समुच्चय बोधक अव्यय लग गया, और इसके पहले हमने बताया आपको नोट पॉइंट में समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं, तो इसमें क्या होगा, माता और पिता हो गया, ये हमारा हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा हमारे पास क्या है, अन्न जल, तो इसमें क्या होगा, अन्न और जल, अन्न और जल, ये हमारा होगा दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास ये है भाई बहन, तो इसका हो जाएगा भाई और बहन, ये हमारा हो गया समुच्चय बोधक, ये भी समुच्चय बोधक और ये भी समुच्चय बोधक। अब इसके बाद हम चौथे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया धर्माधर्म, मतलब धर्म और अधर्म, या तो फिर एक जगह धर्म ही होगा या तो फिर अधर्म ही होगा, दोनों में से एक ही होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, धर्म धर्म या अधर्म, क्योंकि दोनों में से एक ही होगा, या तो धर्म होगा कहीं या तो फिर अधर्म होगा, दो में से एक ही चीज, दोनों एक साथ नहीं हो सकते कभी भी, धर्म और अधर्म। यहां पे क्या लिखा है, पांचवा एग्जांपल शुभ लाभ, तो यहां पे क्या होगा, शुभ और लाभ, शुभ और लाभ। इसका जो हमारा छठवां एग्जांपल है, क्या लिखा है, भीमार्जुन। यहां पे अगर इसका हम दोनों का अलग अलग करते हैं, विग्रह करते हैं, तो भीम और अर्जुन, तो यहां पे हो जाएगा हमारा भीम और अर्जुन, ये हो गया हमारा भीम और अर्जुन। इसके बाद अगर हम अगले एग्जांपल की बात करें तो यहां पे लिखा गया है चराचर, मतलब या चर या अचर, तो यहां पे क्या होगा, बीच में या लग जाएगा, चर और अचर, या फिर नहीं और नहीं लगेगा, यहां पे या लगेगा, या तो फिर कोई चीज अचर ही होगी या तो फिर चर ही होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, चर या अचर, चर या अचर। इसका लिखा है दाल रोटी, दाल और रोटी, दाल और रोटी। इसका जो हमारा अगला एग्जाम्पल है वो है लाभ या हानि। इसके पहले हमने बताया ही है इसको, लाभ या हानि, या तो लाभ ही होगा या तो हानि ही होगी, दोनों में से एक ही चीज होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। यहां पे लिखा गया पाप पुण्य, पाप या तो कोई पाप ही करेगा या तो पुण्य ही करेगा, पाप या पुण्य, पाप या पुण्य। इसका जब हम अगले एग्जांपल की बात करते हैं तो ये हमारा एग्जांपल यहीं पे खत्म होता है द्वंद्व समास का। इसका जो हमारा अगला समास रहेगा वो हमारा रहेगा बहुब्रीहि समास। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल अच्छा लगे तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उनको बताइए कि यहाँ पे लेखपाल की पूरी क्लास चल रही है और हिंदी की प्लेलिस्ट पूरी बता दी गई है, और जितना हम पढ़ा रहे हैं शायद ही इसमें से कोई बाहर आएगा आपके लिए एग्जाम में से। तो ठीक है, तो हम अगले टॉपिक पे कल चर्चा करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।